मुझे पता है बहुत लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप कुछ ऐसा जरूर सीखेंगे जो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना मेरी सारी मेहनत पर आप लात मार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कहानी के साल 1978 में पंजाब में धार्मिक और राजनीतिक तनाव तेज हुआ। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में संत निरंकारी मिशन के एक आयोजन के दौरान दामदमी टकसाल के नेता भिंडरांवाले का नेतृत्व करते हुए सिखों का जुलूस निकाला गया था, जिसमें हिंसा भड़क उठी और कई सिख संगठनों के लोग आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कुल 17 लोग मारे गए। इस घटना ने भिंडरांवाले को पंजाब के उग्र धार्मिक नेताओं में प्रमुख स्थान दिलाया और पंजाब में अलगाववाद की आवाज को बल दिया। 1979 के दौरान पंजाब में शांति के नाम पर कुछ खास घटनाएं नहीं हुई, लेकिन सरकार एवं सुरक्षा बल सतर्क रहे। भिंडरांवाले और अन्य धार्मिक नेताओं की उभारती हुई छवि से केंद्र सरकार चिंतित रही। 25 अप्रैल 1980 को निरंकारी मिशन के प्रमुख गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई, जिसे पंजाब की परंपरागत सिख संगठनों द्वारा कठोर प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। इसके बाद 2 जून 1980 को पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें अकाली दल हार गया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस वापस सत्ता में आई। इन घटनाओं ने पंजाब की राजनीति में नया मोड़दार दिया और राज्य पर केंद्र का दबदबा बढ़ा। 1991 में पंजाब में संघर्ष जारी रहा। 9 सितंबर को जगत नारायण, हिंद समाचार समूह के संपादक, की हत्या कर दी गई। यह वारदात पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों की बढ़ती चेतावनी थी। उस वर्ष अन्य राजनीतिक और पुलिस अधिकारी भी हमलों के शिकार बने, जिससे पंजाब में भय का माहौल गहरा गया। 1982 में सिख आंदोलनों ने नए रूप लिया। गर्मियों में भिंडरांवाले और शियद अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसमें पंजाब की अधिक स्वायत्तता के लिए मांगे रखी गईं, खासकर नहरों के पानी का हिस्सा और चंडीगढ़ लौटाने की मांग। इसी वर्ष 4 और 11 अक्टूबर को दिल्ली में भारतीय संसद भवन पर सिख गुटों ने तलवार लेकर धावा बोला। इस हिंसक प्रदर्शन में पुलिस और भीड़ में भीषण टकराव हुआ। इन घटनाओं से केंद्र सरकार ने पंजाब में विद्रोह की गंभीरता को महसूस किया। 1983 आते आते दोनों ओर हिंसा चरम पर पहुंच गई। 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अथवाल को हरिमंदिर साहिब परिसर से निकलते समय मौत के घाट उतार दिया। इन हमलों के बीच बढ़ते अशांति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 1983 को पंजाब पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1984 में घटनाक्रम सहसा तीव्र हो गया। जून में इंदिरा गांधी ने हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में घिरे हथियारबंद सैनिक सिखों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस सैन्य अभियान में सैकड़ों लोग मारे गए और भिंडरांवाले भी शहीद हुआ। इन घटनाओं के कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी। उनकी हत्या के बाद दिल्ली तथा अन्य शहरों में व्यापक दंगे भड़क उठे, जिनमें 2 दिनों में लगभग 1000 निर्दोष सिखों की निर्मम हत्या हुई। 1985 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब में अलगाववादी हिंसा तेज हो गई। 23 जून 1985 को वैंकूवर के निकट कनाडा से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 182 में कनाडाई सिख विस्फोटक छिपा दिया था। यह बम धमाके में उड़ान समंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सवार 329 लोग मारे गए। 20 अगस्त 1985 को संगरूर जिले में अकाली दल के वरिष्ठ नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल, जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के साथ पंजाब शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, की हत्या कर दी गई। इन हालातों में सितंबर 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में शियद को बड़ी सफलता मिली। उसकी 73 सीटें आईं और सूबेदार बरनाला मुख्यमंत्री बने। 1986 में सिख मिलिटेंसी ने खुलकर हिंसा भड़का दी। अप्रैल में पंजाब सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो और बीएसएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर आई चलाया। 25 जुलाई को मुक्तसर में बस पर हमला किया गया, जिसमें 14 यात्रियों सहित 15 लोग मारे गए और 30 नवंबर को होशियारपुर बस कांड में 24 हिंदू यात्री मारे गए। इन घटनाओं से राज्य में डर का माहौल और गहरा गया। 1987 तक पंजाब में हालात चिंताजनक बने रहे। जुलाई में हरियाणा के लालरू गांव में 2 बसों पर हुए हमलों में 34 यात्री कत्ल कर दिए गए। इसी बीच पंजाब में राजनीतिक सरकार विफल रही और 29 जून 1987 से राज्य पर पुनः राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार दिल्ली से ही पंजाब पर शासन करने लगी, जबकि सुरक्षा बल आतंकवादियों पर लगातार छापे मारते रहे।
1988 में विद्रोही सिखों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई। 9 मई 1988 से 18 मई 1988 तक केंद्र सरकार ने पुनः स्वर्ण मंदिर में घुसकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर टवाई चलाया। इस अभियान में विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो झूठी मूर्तियां और अभ्यास करके तैयारी के साथ में घुसे और लगभग 9 दिनों की घेराबंदी के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर टवाई के बाद पंजाब में संचालित कट्टरपंथी मिलिटेंटों की पकड़ और कमजोर हो गई। 1989 में पंजाब में अतिरिक्त तनाव और नरमी का मिला जुला दौर रहा। देश भर में राजनीति बदल रही थी। राजीव गांधी की राष्ट्रीय चुनावों में हार के बाद केंद्र में नई सरकार बन रही थी, लेकिन पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रहा। पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवादियों के अड्डों पर छापे मारते रहे। इस अवधि में सिख कट्टरपंथ के गुट कमजोर होने लगे, हालांकि भय और गुस्सा दोनों तरफ बरकरार थे। 1990 तक पंजाब में हिंसा की धार धीरे धीरे कम होने लगी थी। केंद्र सरकार ने पंजाब में शांति स्थापना के अभियान को प्राथमिकता दी और सुरक्षा बलों को बलपूर्वक कार्रवाई की अनुमति दी। इस समय केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब के मामलों में साहसिक नीतियां अपनाई और सैनिक बल सरकार की लड़ाई में पिछली घटनाओं से सीख ली। 1991 में पंजाब में गंभीर हमलों की संख्या घट चुकी थी। हालांकि पूरे देश में 1991 के चुनावों में उथल-पुथल और राजीव गांधी की हत्या जैसी राष्ट्रीय घटनाओं का दौर था, पंजाब में आतंकवाद के मामलों में कमी आई। सरकार का सुरक्षा दबाव और अंडरकवर अभियानों ने उग्रवादियों को पीछे धकेल दिया। 1992 में पंजाब में पहली बार 8 वर्षों के बाद चुनाव हुए। 25 फरवरी 1992 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। नई कांग्रेस सरकार ने पुलिस प्रमुख के गिल को आतंकवाद पर कड़ी पकड़ बनाने की पूरी छूट दी। इसके तहत गुप्तचर आधारित अभियानों से कई बचे खुचे उग्रवादी पकड़ में आए या मारे गए। जनवरी 1993 की एक बड़ी मुठभेड़ में नौकरियां छिछलेवाल गांव में 11 कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन कार्रवाइयों के बाद पंजाब के कई हिस्सों में माहौल अपेक्षाकृत शांत हो गया। अब तक की कुल हिंसा में हजारों नागरिक, पुलिसकर्मी और असैनिक हताहत हो चुके थे, लेकिन इसी वर्ष के अंत तक पंजाब में सामान्य राजनीति फिर से बहाल हो गई। 1978 से 1993 तक पंजाब ने जलते हुए दिन देखे। हमारी गलियों में मातम था, हमारी जुबां पर बस अरदास। 1993 में गोलियां थम गईं, पर माताएं रोती रहीं। हजारों बेगुनाह सिख मार दिए गए। केपीएस गिल, जिसे पंजाब बूचर कहता है, उसकी गोलियों ने बच्चों, बुजुर्गों और मासूमों को नहीं बख्शा, पर हमने हार नहीं मानी। जसवंत सिंह खालड़ा जैसे शेरों ने हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम याद रखेंगे हर कतरा, हर कुर्बानी। ये हमारी कौम का इतिहास है और हमारी पहचान भी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने पसंद हैं, जिनको बनाने में हमारी बहुत मेहनत और समय लगता है, तो आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत खुशी और हौसला मिलेगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सच्चाई से भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।